नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में मेसर्स एसोसिएटेड जर्नल्स AJL की करीब 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश आज जारी किया। हवाला से जुड़े प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत ये कार्रवाई की गई है। ईडी की जांच में पता चला है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास देश के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में 661 करोड़ 69 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं जो गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई हैं। इसे ही जब्त करने का आदेश आज ईडी ने दिया है। इसके अलावा मेसर्स यंग इंडिया के पास 90 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्ति एसोसिएटेड जर्नल्स के शेयरों के तौर पर है और उसे भी जब्त किया जा रहा है। आपको याद दिलाएं, इसी नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया के निदेशक हैं और इन दोनों से ईडी लंबी पूछताछ पहले कर चुकी है। ईडी ने प्रेस रिलीज में बताया कि दिल्ली की एक कोर्ट द्वारा बताई गई प्रक्रिया के तहत उसने हवाला के इस मामले की जांच शुरू की थी। कोर्ट ने 26 जून 2014 को एक निजी शिकायत के बाद यह आदेश दिया था। कोर्ट ने पाया था कि इस मामले में आरोपियों ने AJL की सैकड़ों करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यंग इंडिया के जरिए एक आपराधिक साजिश रची। दरअसल AJL को अखबार के प्रकाशन के लिए देश के कई शहरों में रियायती दरों पर जमीन दी गई। यह अखबार यही था नेशनल हेराल्ड। 2008 में AJL ने प्रकाशन का काम बंद कर दिया था और अपनी संपत्ति को इन कारोबारी कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। AJL को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को 90 करोड़ 21 लाख रुपए का एक कर्ज चुकाना था, लेकिन कांग्रेस ने इस कर्ज को मरा हुआ मान लिया और इस लेनदारी को 50 लाख रुपए में एक नई बड़ी कंपनी यंग इंडियन को सौंप दिया। यंग इंडियन के पास से 50 लाख रुपए चुकाने के लिए आमदनी का कोई जरिया नहीं था। कोर्ट के मुताबिक ऐसा करके कांग्रेस और AJL के प्रबंधन ने AJL के शेयर होल्डरों और कांग्रेस के दानदाताओं के साथ धोखा किया है। ईडी की जांच से पता चला कि 90 करोड़ 21 लाख का लोन की लेनदारी कांग्रेस से 50 लाख रुपए में लेने के बाद यंग इंडियन ने AJL से इस कर्ज को चुकाने के लिए कहा। अगर AJL कर्ज ना चुका पाए तो इसके बदले में यंग इंडियन ने शेयर मांगे। AJL ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में अपने शेयर कैपिटल बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया और 90 करोड़ 21 लाख रुपए के शेयर यंग इंडियन को दे दिए। इस नए अलॉटमेंट से AJL के पुराने 1000 शेयर होल्डरों को शेयर होल्डिंग सिर्फ 1% ही रह गई और AJL यंग इंडियन की सब्सिडरी कंपनी बन गई। इसके बाद यंग इंडियन ने AJL की संपत्ति पर अपने अधिकार जमा लिए और इस मामले में ईडी पर कार्रवाई पर क्या कुछ हुई है, मेरी सहयोगी इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। नीता, कई साल पहले, मेरे ख्याल से 3-4 साल पहले राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से पूछताछ हुई थी, उसके बाद आज ये कार्रवाई होना कैसे देखा जाए इसको? ये एक बड़ी कार्रवाई है। पिछले साल सुमित सोनिया गांधी और राहुल गांधी से दोनों से पूछताछ हुई थी। इस मामले में 7 आरोपी हैं, जिनमें से 2 अब इस दुनिया में नहीं रहे। 5 जो आरोपी हैं जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई जो है वो चल रही है। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि ईडी जो है वो हमेशा कार्रवाई जो है तब करता है जब कोई केस रजिस्टर होता है, लेकिन इस मामले में केस कोई रजिस्टर नहीं हुआ था। सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में गए थे पटियाला हाउस में और उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट जो है दर्ज की थी जिसका कॉग्निजेंस कोर्ट ने ले लिया था और उसके आधार पर ईडी ने ये जो प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट है ये आगे जो है वो बढ़ाई है। आज जो इनकी जो अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज हुई है ये एक बड़ी पहल है ईडी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर हमें यह भी समझने की जरूरत है कि अब अगले 30 से 31 दिन जो हैं बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इन दिनों में जो प्रॉपर्टी जो अटैच की गई हैं वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है उन्हें वेरीफाई करेगी और अगर वेरीफाई कर देती है तो मोहर लगा देगी। फिर ईडी के पास 1 साल का समय होगा, यानी 365 दिन होंगे उनके खिलाफ चार्जशीट दायर करने के लिए। ये कानून के जानकारों का कहना है। बहरहाल पॉलिटिक्स जिस तरह से इस देश में चल रही है उससे ऐसा लगता है कि आने वाला जो सत्र होगा संसद का
बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि जब ये प्रॉपर्टीज की वेरिफिकेशन एडजुडिकेशन जो है वो वेरीफाई हो जाएंगी तो हो सकता है, क्योंकि कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उसी समय क्या चार्जशीट जो है वो भी कोर्ट में दायर कर देगी, तो आने वाला जो सत्र है संसद का इस मामले को लेकर काफी दिलचस्प होगा। सुमित, देखिए, राजनीतिक लड़ाई तो समझ में आती है, चुनाव का दौर चल रहा है, 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान में वोटिंग होने वाली है। लेकिन अगर मैं कानूनी तौर पर बात करूं, आज प्रॉपर्टी को अटैच करने की बात ईडी कर रही है। क्या ये मामला आगे जाकर गिरफ्तारी तक जा सकता है किसी की? अभी क्योंकि ये वेरिफिकेशन ऑफ अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो है एक सरसरी तौर पर एक जो रिटन वो होता है, मतलब एक अमूमन तौर पर हो जाता है, लेकिन वो हो जाएगा उसके बाद आगे चलकर होगा। लेकिन जिस तरह से ईडी का जो हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, उसकी जो कन्विक्शन रेट की जो स्तर है, हालांकि ईडी इस बात को कंटेस्ट जरूर करती है कि हमारी कन्विक्शन रेट बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी कन्विक्शन रेट बहुत कम है, तो ऐसे में लगता नहीं कि अरेस्ट होगी। लेकिन ये पहले बताया जा रहा था कि उनकी चार्जशीट दायर करने से पहले हो सकता है कि दोबारा से राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की जाए। लेकिन जब मैंने आज अपने सीनियर ईडी के सोर्सेज से जब बात की तो उनका ये कहना था कि उनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन अब पूरी हो गई हैं, अब जो कागजी कार्रवाई है उसका दौर है। अब पहली जो है एडजुडिकेट करवाने की उनकी जो पहली पहल होगी वो ये होगी, और दूसरी नेक्स्ट 365 डेज में चार्जशीट जो दायर करनी है वो होगी। सुमित, नीता, एक क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगा। जब प्रॉपर्टीज अटैच हो गई हैं, लखनऊ की, दिल्ली की, मुंबई की, इन परिस्थिति में क्या करेगी ईडी? इन प्रॉपर्टीज का क्या होता है? इन प्रॉपर्टीज में जो लोग काम कर रहे हैं या जो दफ्तर चल रहे हैं वो चलेंगे नहीं चलेंगे? एक लेमैन को अगर समझाना चाहें आप तो वो टेक ओवर कर लेती है प्रॉपर्टीज जो है। हो सकता है कि जो मैं बात कह रही हूँ कि आने वाला सत्र दिलचस्प होगा, इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि तब तक 1 महीने के अंदर प्रॉपर्टीज जो है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट टेक ओवर कर लेगी, यानी वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। हालांकि काम वहां पर चलता रहेगा, लेकिन जो जैसे हमने देखा है नीरव मोदी के केस में देखा, विजय माल्या के केस में देखा है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज अटैच हो गई वो विद गवर्नमेंट आ गई, तो ऐसा ही इस मामले में होगा कि जितनी भी एजीएल की प्रॉपर्टीज या यंग इंडिया की प्रॉपर्टीज हैं, लगभग 751 करोड़ के आसपास बताई आपने, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो गवर्नमेंट के पास अब आ जाएंगी। चलिए, शुक्रिया अनीता इस अपडेट के लिए। यानी बड़ी खबर है इस वक्त की, यंग इंडिया मामले में, नेशनल हेराल्ड मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने जो लड़ाई शुरू की थी आज से करीब 10 साल पहले, उसमें एक बड़ी कामयाबी मिली है। ईडी ने प्रॉपर्टीज़ जो थी नेशनल हेराल्ड मामले को वो अटैच करने का आदेश दे दिए हैं। इसी मुद्दे पर कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई जांच नहीं हुई है और ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने बयान में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एजीएल की संपत्ति अटैच करने की खबरों में सभी राज्यों में हो रहे चुनावों में उनकी निश्चित हार से ध्यान खींचने की उनकी हताशा झलकती है। पीएमएलए की कार्रवाई किसी मुख्य अपराध का परिणाम ही हो सकती है। यहाँ किसी अचल संपत्ति का कोई ट्रांसफर नहीं है, किसी पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, यहाँ अपराध का कोई सिरा नहीं मिला है, कोई शिकायतकर्ता नहीं है जो दावा करे कि उसके साथ धोखा हुआ। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये छल, झूठ और असत्य की पहले से गढ़ी हुई संरचना है बीजेपी के लिए और बीजेपी के द्वारा, ताकि चुनाव के बीचों बीच ध्यान बटाया जा सके। और अब बात करते हैं अगली खबर की, और यह खास खबर, खास मुद्दा जो हम सबसे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे जो इस देश का भविष्य है, क्या हमने अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर रख दिया है? क्या हम अपनी अधूरी इच्छाएं अपने बच्चों के जरिए पूरे कर देना चाहते हैं? जो हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए, जो हम नहीं बन पाए, क्या उनके ही जरिए हम कर देना चाहते हैं, बन जाना चाहते हैं? यानी जो काम हम नहीं कर पाए, हमारे सपने क्या बच्चे पूरा करेंगे? ये सवाल अक्सर उठता है। खास तौर पर पिछले कुछ समय से ये सवाल सबसे ज़्यादा तब उठा जब इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी कर रहे स्कूली बच्चों की खुदकुशी की खबरें बड़ी तेज़ी से सामने आई। कोचिंग के लिए मशहूर राजस्थान के कोटा में तो इस साल अब तक 24 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से लिया है और ख़ास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की खुदकुशी के ऐसे मामलों के लिए कोचिंग संस्थानों के बजाय बच्चों के माता पिता के दबाव को जिम्मेदार बताया है। जी हाँ, माता पिता जिम्मेदार हैं, कोचिंग संस्थान नहीं।
इस मुद्दे पर मुंबई के एक डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने आज कहा, माता पिता बच्चों की क्षमता से ज्यादा उम्मीद लगाते हैं। माता पिता की वजह से ही बच्चे दबाव में आते हैं और दबाव में आकर कई बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं। जनहित याचिका में कोचिंग संस्थानों पर आरोप लगाया गया था कि उनके कारण ही बच्चे खुदकुशी के लिए मजबूर होते हैं और उन पर लगाम लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कोचिंग संस्थानों को दोष देना ठीक नहीं है, बल्कि माता पिता की बड़ी उम्मीदें पूरी न होना बच्चों को जान देने पर मजबूर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम में से अधिकतर नहीं चाहेंगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, मगर स्कूलों की हालत तो देखिए। छात्रों के पास कोचिंग सेंटर जाने के अलावा चारा नहीं रहता, इसीलिए हम कोचिंग संस्थानों को लेकर कोई निर्देश नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। याचिकाकर्ता इसके लिए सरकार के पास जाए। याचिका में दरअसल कहा गया था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री अब एक बाजार बन गई है, जहां छात्रों को ढूंढा जाता है, उन्हें पकड़ा जाता है और फिर उन्हें धोखा दिया जाता है। ये एक ऐसा उद्योग है जिसका ध्यान छात्रों के हित से ज्यादा अपने मुनाफे पर रहता है। ये बच्चे बहुत ही कम उम्र 14 से 16 साल के होते हैं और अचानक एक प्रतियोगी माहौल में घिर जाते हैं। वो ऐसे दबाव को झेलने के लिए मानसिक तौर पर मजबूत नहीं होते हैं। लेकिन इस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि समस्या माता पिता के कारण है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के कारण नहीं। बेंच ने कहा कि हम में से अधिकतर लोग कोचिंग संस्थान नहीं चाहेंगे, लेकिन आज के दौर में परीक्षाओं में प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है और माता पिता की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। छात्र आधे या एक अंक से ही प्रतियोगी परीक्षा में चुने जाने से रह जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता या तो केंद्र सरकार के पास जाए या राजस्थान हाईकोर्ट जाए, क्योंकि याचिका में जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है उनमें से ज्यादातर राजस्थान के कोटा की है। राजस्थान के कोटा की बात करें तो कोचिंग इस शहर का सबसे बड़ा उद्योग है। इस साल यहां पर अभी तक 24 छात्र खुदकुशी कर चुके हैं, जो बीते कुछ सालों में सबसे ज्यादा है। क्यों कोटा के छात्र खुदकुशी कर रहे हैं, क्या आंकड़े कहते हैं, ध्यान से देखिए। 2023 में जैसा कि मैंने बताया 24 मौत हो चुकी है, 24 खुदकुशी हो चुकी है। 2022 में 15 खुदकुशी हुई थी। दिसंबर 2022 की अगर बात की जाए, उसका खाली एक महीने की, तो एक दिन में ही 3 मौतें हुई थी। अगर 2021 की बात करें तो 9 मौत की खबर आई थी। 2019-20 में कोरोना के चलते कम छात्र कोटा पहुंचे तो घटनाएं कम घटी। 2018 में 12 मौत की खबर आई और साल 2017 में 10 बच्चों ने खुदकुशी की। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसके कई पहलू हैं। एक पहलू तो ये कि कई माँ बाप अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पर डाल देते हैं। बच्चे उनके सपनों के बोझ को ढोने पर मजबूर हो जाते हैं। भले ही बच्चों का मन किसी और फील्ड में आगे बढ़ने का हो, लेकिन माँ बाप इंजीनियर और डॉक्टर या वकील बनाने के चक्कर के सपने में जैसे छोड़ना नहीं चाहते, वो भी तब जबकि आज के दौर में करियर बनाने के न जाने कितने नए रास्ते खुल चुके हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि तैरने में माहिर मछली को कोई उड़ने को कह दे, या फिर उड़ने में माहिर चिड़िया को कोई तैरने को कह दे। मानिए या ना मानिए, हम में से कितने ही माता पिता अपने बच्चों के साथ दरअसल ऐसा ही कर रहे हैं। ऊपर से हर बच्चे के मन में IIT या एम्स जैसे संस्थानों की परीक्षाएं निकालने की बात ऐसे कूट कूट कर भर दी जाती है कि बच्चे चाह कर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते। इनके लिए दुनिया की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं ली जाती हैं। IIT और एम्स के एग्जाम क्रैक करना आसान बात नहीं है, बहुत कठिन परीक्षाएं होती हैं और ये वो परीक्षा है जिनके पेपर भी लीक नहीं होते हैं, वरना समझा जाता है कि अक्सर परीक्षाएं पेपर लीक करके और नकली तरीके से, फर्जी तरीके से पास कर दिया जाती है। जब बच्चों को अपनी दुनिया का विस्तार करना चाहिए, तब उनकी दुनिया बहुत ही सीमित कर दी जाती है, जो उनके दिलो दिमाग पर बहुत गहरा और उल्टा असर डालती है। माता पिता लाखों रुपए खर्च कर बच्चों को कोचिंग इंस्टीट्यूट में डालते हैं और इसका दबाव भी बच्चों को ही झेलना पड़ता है। न जाने कितने ही अभिभावक कर्ज लेकर बच्चों को इन कोचिंग संस्थानों में धकेलते हैं और अपने कथित सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस भारी दबाव के साथ 15-16 साल की कच्ची उम्र में छात्र और छात्राओं को कोचिंग संस्थानों में पढ़ने के लिए अपने घर से दूर भेजना भी किसी सितम से कम नहीं होता।
जहां हर आदमी शुरू में अजनबी सा ही लगता है। कई छात्र तो इस बदलाव से सामंजस्य बिठा ही नहीं पाते। फिर कोचिंग संस्थानों में छात्रों में वो होड़ भर दी जाती है जो बहुत ही गलत असर इनके मस्तिष्क पर डालती है। कुछ इम्तहानों के आधार पर छात्रों का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर दिया जाता है, जैसे कि अल्फा बैच, बीटा बैच, लीडर बैच, टॉपर बैच और न जाने क्या क्या। यानी अच्छे बच्चे अलग बैच में, कमजोर बच्चे अलग बैच में। जो छात्र इनमें नहीं आ पाते हैं उनके अंदर हीन भावना आ जाने का डर पैदा हो जाता है। क्या कोचिंग संस्थान कभी इस बारे में गंभीरता से सोचते हैं कि वो इन कोमल मन बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं? पढ़ाई का टाइम टेबल भी इतना टाइट होता है कि बच्चों को ठीक से सो पाने का समय भी अक्सर नहीं मिल पाता, और खेलने कूदने की बात तो आप करिए ही मत। बच्चे आपस में ठीक से घुलना मिलना भी चाहें तो उसका भी समय उनके पास नहीं होता। ऐसे में कितने ही बच्चे भावनात्मक तौर पर अकेले और कमजोर हो जाते हैं, और उस अंधेरे कोने से उन बच्चों को निकालने की सुध किसी को नहीं होती। नतीजा क्या होता है? बच्चों की खुदकुशी के वाकये। कोटा में खुदकुशी के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार हाल ही में 2 विधेयक विधानसभा में लेकर आई थी। एक है राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण और नियमन बिल 2023 और दूसरा है राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2023। इन दोनों का मकसद निजी कोचिंग संस्थानों के कामकाज को नियमित करना है। ये दोनों विधेयक अभी पास होने बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले डॉक्टर अनिरुद्ध नारायण मालपानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर मालपानी, याचिकाकर्ता अपनी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया है उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको लगता नहीं है कि कमजोर बच्चे भी प्रतियोगिता में बेहतर करने के लिए ही कोचिंग सेंटर जाते हैं, मजबूर होते हैं? कोई बच्चा कोचिंग सेंटर जाना नहीं चाहता है, उसको फोर्स किया जाता है। उसके पेरेंट्स क्योंकि एडवर्टीजमेंट देखते हैं, उनको पेरेंट्स को बेचारा समझता भी नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या खराब है। जैसे मैंने समझाया, जो हाईली एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो बच्चों को सिखा सकते हैं। उनको मालूम है कि ये जब ऑनलाइन रिसोर्सेज है, चैट जीपीटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बच्चे अपने आप सीख सकेंगे। और आइडियली कंडीशन क्या होनी चाहिए? इतनी लार्ज कमर्शियल कोचिंग क्लासेस है जो एक क्लास के अंदर आप 50 या 60 बच्चे डालो, तब उनको क्या सिखा सकोगे? बच्चे सवाल किसको पूछेंगे? टाइम किसके पास है? लेकिन जब आप कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर छोटी छोटी क्लासेस करोगे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 20 बच्चे जिनके पास कंप्यूटर्स हो, तो बच्चे एक दूसरे से सीख सकेंगे। तो फिर मुझको नहीं लगता है मैं आपकी बात मानूंगा। ये कंपटीशन है वो ठीक है, लेकिन कोऑपरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन अपनी सिस्टम ने आर्टिफिशियली बच्चों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, तो इसमें गलती अपनी है, बच्चों की नहीं और पेरेंट्स की नहीं। और यही प्रेशर का नाजायज फायदा ट्यूशन क्लासेस उठा रही है। तो आप ये कह रहे हैं कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं कि आजकल पेरेंट्स इतने ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास समय नहीं है बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी, इसीलिए वो बच्चों को कोचिंग सेंटर भेजते हैं? हाँ, बट मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं कि हर समस्या का हल होता है। आज का जो प्रेजेंट सोल्यूशन है वो सबसे गलत सोल्यूशन है, क्योंकि अब बच्चे को बाहर भेज रहे हो तो आप पैसा भी वेस्ट कर रहे हो। बच्चे का आधा तो टाइम ट्रैवलिंग में जाता है और वो क्या सीखता है नहीं सीखता है किसको मालूम नहीं। उसके बजाय आप जो कोचिंग क्लासेस, अगर आपको लगता है कि आपको बच्चे की ट्यूशंस की भी जरूरत है, तो आप आपकी स्लम के अंदर या गांव के अंदर या नेबरहुड के अंदर या गेटेड कम्युनिटी के अंदर आप एक कम्युनिटी क्लास खोलो, जहां 4 या 5 या 10 बच्चे आ सकते हैं। एक एडल्ट उनको सुपरवाइज कर सकता है। अल्टीमेटली सीखने के लिए बच्चे को क्या चाहिए? उनको एक सेफ जगह चाहिए, उनको फ्रेंड्स की कंपनी चाहिए, उनको कोई तो भी एडल्ट चाहिए, और उनको जो एजुकेशनल रिसोर्सेज है वो ट्यूशन क्लास के टीचर्स यूजलेस रहते हैं। जब आप ऑनलाइन एजुकेशन रिसोर्सेज देखेंगे, जैसे कि खान एकेडमी है या मिशन ज्ञान है या मैग्नेट ब्रेन्स है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स है, उनके वीडियोस इतने हाई क्वालिटी के हैं कि आप क्यों फुकट का पैसे खर्च करके टाइम वेस्ट करते हो आपके बच्चों का और आपके पैसे का? और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एडवर्टाइज नहीं करते हैं, इसके लिए बेचारे पेरेंट्स को मालूम भी नहीं कि इतनी हाई क्वालिटी रिसोर्सेज फ्री के ऊपर अवेलेबल है। और ये भी प्रॉब्लम है कि अगर फ्री में है तो कोई उसकी कदर करता नहीं है, पैसे खर्च करो तो अच्छा ही होगा, विच इज अ बिग फ्लॉ।
थैंक यू डॉक्टर मालपानी। बच्चों पर माता पिता के दबाव पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर हमने एक बाल मनोचिकित्सक से बात की। डॉक्टर अमित सेन इस वक्त हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की खुदकुशी के लिए कोचिंग सेंटर से ज़्यादा माता पिता के दबाव को जिम्मेदार माना है। इस पर आप डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, कुछ हद तक तो परिवार का प्रेशर होता है, खासकर अगर हम खासकर कोटा का जो रियलिटी देखें, वहाँ हमने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ाई रिसर्च की है कि वहाँ ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं लोअर मिडिल या मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और उनमें काफ़ी ड्रीम्स होती हैं उनके अंदर और उनकी फैमिली, उनके माँ बाप चाहते हैं कि ये बच्चे अपनी ज़िंदगी में अच्छा करें, अच्छा करियर बनाएं और उस तरीके से जो फैमिली है उनको भी अपने साथ आगे ले जाएं। जरूर वो प्रेशर होता है बच्चों की तरफ, लेकिन उससे ज्यादा ये बच्चे जिनको कि एक तरीके से आप कह सकते हैं बुलाया जाता है, लुभाया जाता है कि आप आइए हमारे पास, हम आपकी जिंदगी बदल देंगे। ये जो इंडस्ट्री बना है कोटा में, जो कोचिंग का इंडस्ट्री बना है, इसकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं मानता हूं कि इनकी बहुत ज्यादा सेंट्रल जिम्मेदारी है। सोचिए अगर किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में कभी सुसाइड हो जाए, क्या उस स्कूल या कॉलेज को जिम्मेदार कुछ हद तक नहीं ठहराया जाता है? क्योंकि अगर कोई बच्चा आपके पास भेजा जाता है जो कि 14 से 18 साल की उम्र का है, तो वो तो नाबालिग है और वो अपने क्या प्रेशर्स होंगे, क्या उनके एम्बिशंस हैं, क्या जानते हैं। तो उन हालातों में ये जो संस्था है, जो इंस्टीट्यूट है, क्या उनका कर्तव्य नहीं है कि उनका देखभाल किया जाए, कि उनका जो शारीरिक मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके ऊपर नजर दिया जाए? देखिए, कुछ ही दिन पहले जैसे आईआईटी में एक सुसाइड हुआ और इसके बारे में हेडलाइंस हो गया कि आईआईटी में कैसे दोबारा सुसाइड हो गया है और आईआईटी के मैनेजमेंट को फिर सामने खड़ा किया गया कि आप क्या कर रहे हैं इसके बारे में। और वो तो बड़ा था, 20 साल से ऊपर था उसका उम्र, और यहाँ पे बच्चे हैं 14 और 18 साल के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे फैमिलीज के बच्चे हैं, जिनको भेजा जाता है इस उम्मीद के साथ कि वो वहां से उभरेंगे, एज प्रोफेशनल्स अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, और उनकी हालात इतनी खराब हो जाती है उस माहौल में, जो माहौल बनाया है ये कोचिंग सेंटर्स ने, कि वो आत्महत्या पे उतर आते हैं। एक साइकेट्रिस्ट के तौर पर डॉक्टर सेन, आप बच्चों को, उनके पेरेंट्स को या इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कोई सलाह देना चाहेंगे, सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो केवल बच्चों को और उनके माँ बाप को सजेशन नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि जिम्मेदारी केवल उनकी नहीं है, स्टेट की जिम्मेदारी है। जो इंस्टीट्यूट में भेजा गया है उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर बच्चों को मैं कुछ कहना चाहूंगा, मैं कहूंगा कि अगर कभी आप के साथ तकलीफ होती है तो जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स को, अपने फैमिली के साथ कांटेक्ट करें। माँ बाप को कहूंगा कि अगर आपके बच्चों को तकलीफ हो रही है वहां पे जाके, तो उनको बुला ले वापस, और जिंदगी में केवल इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में घुसना ही एकमात्र ऑब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। इनकी खुशी, इनका स्वास्थ्य उससे पहले आता है। और सबसे ज्यादा मैं कहना चाहूंगा, ये जो संस्थाएं हैं, जो कोचिंग सेंटर्स हैं, और स्टेट को कहना चाहूंगा कि आप इसके बारे में कुछ करें। जैसे पोल्यूशन को दबाने के लिए हर किसी को अपना रोल समझना होगा, जिम्मेदारी लेनी होगी, उसी तरीके से बच्चों के सुसाइड को रोकने के लिए जिम्मेदारी केवल उनके ऊपर या उनके फैमिलीज के ऊपर जाना बहुत अनफेयर है, मैं समझता हूँ। सबको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में हम क्या हो रहा है, हम बच्चों को सपोर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी सबकी है। और अब बात उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की। आज 10वां दिन है, उन्हें निकालने की कोशिशें अब भी चल रही हैं और कोई कोशिश अभी तक किसी सिरे पर नहीं पहुंची है। लेकिन इस बीच आज खास बात यह रही कि सुरंग में अंदर फंसे 41 मजदूरों की तस्वीरें सामने आई। आज सुबह, बहुत सुबह एक अच्छी खबर मिली कि एक एंडोस्कोपिक कैमरे को 6 इंच के पाइप के जरिए अंदर भेजा गया, जो मलबे के उस पार मजदूरों तक पहुंचा और मजदूर दिखने शुरू हो गए। ये तस्वीर बचाव के काम में लगे शासन प्रशासन के लिए बड़ी राहत की खबर तो लेकर आई ही, उन मजदूरों के परिजनों ने भी राहत की सांस ली जो पिछले 10 दिन से टकटकी लगाए अपनों के निकलने की उम्मीद कर रहे थे। अंदर फंसे मजदूरों तक नई वॉकी टॉकी पहुंचाई गई ताकि वो बाहर बात कर सकें।
बाहर खड़े अधिकारियों ने सभी मजदूरों को कैमरे पर बुलाया ताकि उनके परिजनों को उनकी तस्वीर दिखा सके। कैमरा जब मजदूरों तक पहुंचा तो जो बात उनके साथ हुई वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप ठीक हो? हाँ ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। एक आदमी आए कैमरे के पास। एक एक आदमी कैमरे के पास आता रहे ताकि आपके परिजनों को हम दिखाएंगे। हम दोस्तों कैमरा पाइप से बाहर निकाल के वैसे दिखा दो। हाँ हो रहा अगले कैमरे को पाइप से धीरे धीरे बाहर निकाले और सभी को दिखाएं। सब आ गया। हम लोग तो देखेंगे सर आगे आगे कीजिए आपके केजी केबल को। हाँ अगले सभी को बोले एक एक करके आए। सबको दिखा दे कैमरा उठा के। सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे। सभी को जितने भाइयों अंदर है सभी को दिखाएं। कुछ बोलना चाह रहा है बोले सबको आने के लिए बोलिए। अरे यार तुम चुप रहो ना, बोल रहे हो वहाँ से। आप बोलिए क्या कहना चाहते हो? आप दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देता हो। रेडियो सेट कौन किसका फेस देख रहा है, थोड़ा नोट कर लेना। ओके सर। रेडियो सेट किसके पास है? वॉकी-टॉकी किसके पास है? वॉकी-टॉकी दो। पूछ लो वॉकी टॉकी मिला है क्या? हाँ वो जो रस्सी कैमरे को नीचे ले जाओ वहाँ पे सब लोग दिखाई कैमरे नीचे लेके जाने के लिए बोलिए। स्पीकर से बोलो कैमरा नीचे ले जाओ। कैमरा धीरे धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। ये तस्वीरें, ये वीडियो, ये बातचीत वाकई में सुबह सुबह जब नींद खुलते से ही सुनने को मिली तो मन को सुकून पहुंचा था। जब हमको सुकून पहुंचा तो जिनके परिजन थे वो तो वाकई में खुश हो गए। अंदर फंसे कई मजदूरों के परिजन सिलक्यारा सुरंग के बाहर पिछले कई दिनों से खड़े हैं। कई मजदूरों के परिजन वहां नहीं है। पश्चिम बंगाल के हुबली में जयदेव प्रमाणिक भी सुरंग में फंसे हुए हैं। उन्होंने बाहर मौजूद अफसरों के जरिए अपनी मां तक एक बेहद संवेदनशील संदेशा पहुंचाया है। आप इसको जरूर सुनिए। कोई दिक्कत टेंशन न ले। अब हम पार कर रहे हैं, कल तक हो जाएगा, नहीं तो परसों तक हो जाएगा। ठीक है सर, जल्दी करिए। तेरा तबीयत ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये मैसेज में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मम्मी को भेजना है। कुछ बोलना है मम्मी को? हाँ सर बोलना है। माँ मम्मी को कुछ बोलना तो बोल ले। हाँ बोलता हूँ सर। रिकॉर्डिंग कीजिए सर। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तू बोल मम्मी के लिए कुछ बोल भाई। माँ टेंशन करो नहीं, हम ठीक आছি। আর টাইমে খেয়ে নেবে, বাবাকেও টাইমে খেয়ে নিতে বলবে। चल बाबू टेंशन न ले, कल तक हम पार हो जाएंगे, टेंशन न ले, फिर मिलेंगे, ठीक है? हुबली के जयदेव प्रमाणिक की आवाज़ थी। अपनी माँ को बांग्ला में बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे लिए परेशान मत होना। बाबा को यानी पिताजी को भी बोल देना कि मैं ठीक ठाक हूँ। ऐसे ही एक और ऑडियो संदेश आया जो रिकॉर्ड करके भेजा गया परिवार तक। ये मिर्ज़ापुर के अखिलेश का है। अखिलेश भी इस टनल में फंसे हुए हैं। सुनते हैं अखिलेश ने क्या कहा। अखिलेश, हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार से आए हैं। क्या बोल रहे हैं? उत्तर प्रदेश सरकार से हैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए। हिम्मत रखना भाई ना, हिम्मत रखना, जल्दी ही निकाल लिया जाएगा। हेलो, ठीक है। और निकालेंगे फिर यहाँ से चला जाएगा घर। हाँ परेशान मत होना और सारे साथियों को हिम्मत बंधा के रखना भाई। हाँ सर, ये तो जारी है। तुम्हारे पे ही, तुम्हें टीम लीडर हो इधर के। हाँ सर।
ठीक है भाई, ठीक है, अब बात होता रहेगा। अंदर फंसे मजदूरों के लिए 6 इंच के पाइप के जरिए खाने का सामान, पानी, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचाया जा रहा है। इस पाइप के जरिए मजदूरों को आज ताज़ा गर्म खाना पहुंचाया गया। इस बीच मजदूरों के निकालने के लिए 5 ओर से कोशिशें लगातार चल रही हैं। ये तस्वीरें हैं उस गरम खाने की जो मजदूरों तक पहुंचाया गया है। दाल, चावल, सब्जी इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख कोशिश जो इस वक्त इन मजदूरों को निकालने की चल रही है वो सिलक्यारा की ओर से ही है, जहाँ की तस्वीरें हम लगातार बीते 10 दिनों से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ नेशनल हाईवे से जुड़ी कंपनी NHIDCL काम कर रही है। 24 मीटर तक एक ऑगर मशीन से 1 मीटर व्यास का ड्रिल किया जा चुका है और करीब 30 मीटर का काम अभी बाकी है। यहाँ नई मशीन आ चुकी है और ड्रिल करने में जो दिक्कत आई थी उसे ठीक कर लिया गया है। सबसे ज़्यादा संभावना यही है कि मजदूर इसी रास्ते से बाहर आएं। जब ये मशीन मलबे को छेद कर दूसरी ओर पहुंच जाएगी तो मजदूर करीब 90 सेंटीमीटर व्यास के पाइप से बाहर निकाले जाएंगे। आपको ये पूरी चीज़ ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। यह है वो करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग, जहां सिलक्यारा की ओर से 210 मीटर के बाद 53 मीटर लंबाई में मलबा गिरा हुआ है। यानी 210 मीटर जब आप अंदर जाएंगे तो 53वें मीटर पर मलबा गिर गया था, जहां पर मजदूर फंसे हुए हैं। इसी वजह से सुरंग इस तरफ बंद हो गई। मलबे के आगे 2 किलोमीटर तक सुरंग पूरी खुदी है और रास्ता है वहां पर, और उसके आगे 47 मीटर में सुरंग खुदनी अभी बाकी है। ये वो 470 मीटर में, माफ करिएगा, ये इलाका खुदना अभी बाकी है। इसके आगे करीब 1.25 किलोमीटर सुरंग बडकोट तक खुदी हुई है। ये रास्ता बना हुआ है। सिलक्यारा में 210 मीटर के बाद जो 53वें मीटर पर मलबा गिरा हुआ है उसमें 24 मीटर तक ऑगर मशीन से ड्रिल करके पाइप को पहुंचा दिया गया है और बाकी 30 मीटर का काम अगले 2-3 दिनों में पूरा होने की संभावना है। यहाँ ड्रिलिंग मशीन को बचाने के लिए एक कैनोपी भी बनाई जा रही है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह काम NHIDCL के जिम्मे है। इसके अलावा सुरंग के ऊपर पहाड़ी से भी एक ड्रिल किया जा रहा है। ये वर्टिकल ड्रिलिंग है, जिसके तहत ऊपर पहाड़ी से नीचे सुरंग की ओर ड्रिल किया जाएगा। ये काम SJVNL के जिम्मे है। इसके लिए गुजरात और ओडिशा की आई मशीनें साइट पर पहुंच चुकी हैं। एक जिम्मेदारी RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को दी गई है, जो सिलक्यारा की सुरंग के दाईं ओर से मजदूरों तक पहुंचने के लिए एक छोटी सुरंग बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए भी मशीनें साइट पर लाई जा रही हैं। अतिरिक्त बैकअप मशीनें ओडिशा से लाई जा रही हैं। ONGC को भी एक और से लगाया गया है। ONGC बडकोट की ओर से मजदूरों तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करेगी। इसके लिए अमेरिका, मुंबई और गाजियाबाद से मशीनें मंगाई गई हैं। इसके अलावा बडकोट की ओर से जहां करीब 1.25 किलोमीटर सुरंग खुद चुकी है और 477 मीटर सुरंग खुदनी बाकी है, वहां से THDC माइक्रो ड्रिलिंग कर रही है, यानी एक पतली सुरंग खोद रही है। यहां ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से काम चल रहा है। इन सभी कंपनियों को जिन साइट तक पहुंचना है वहां तक रास्ता बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। इफ एवरीथिंग कम्स आउट फेवरेबल कि सिंगल गो में मेरी वो मशीन क्लियर कर दे, से 2 से 2.5 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जो काम हमने आज थोड़े सुबेरे शुरू कर दिया, तब से 2-2.5 दिन इज द लिमिट। बट उसमें मान लीजिए कोई हार्ड रॉक आ गई तो हमें अपनी मशीन निकालनी पड़ती है, आदमी अंदर भेजना पड़ेगा, उसे तोड़ना पड़ेगा, तो उसमें 5-5 घंटे की वी कॉल इट टाइम पेनल्टी। तो वो कितनी बार करना पड़ता है उसके हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। पर यदि किस्मत अच्छी रही और एक भी ऐसी कोई चीज नहीं आई तो 2-2.5 दिन के अंदर वी शुड बी एबल टू रेस्क्यू दैम। इस बीच ऑगर मशीन का जिक्र बहुत हो रहा है, लेकिन ये क्या होती है, मजदूरों को निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। आपने ड्रिलिंग के लिए मशीन देखी होगी जो स्पाइरल शेप में होती है और जिसे जमीन या फिर लकड़ी या किसी और चीज से आप छेद कर सकते हैं। बस ऑगर मशीन वही है और उसी का एक बड़ा रूप सिलक्यारा की सुरंग में मलबे के अंदर सुराख करने के लिए किया जा रहा है। ये मशीन जो ड्रिल करती है तो अंदर का मलबा पीछे धकेलती जाती है। सिलक्यारा में भी जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है वो मलबे को ऐसे ही पीछे ला रही है
और जितनी जगह बन रही है वहां पर 900 मिलीमीटर का पाइप साथ साथ डाला जा रहा है। सिलक्यारा सुरंग हादसे से कई सवाल भी खड़े हुए हैं। उत्तराखंड में चार धाम परियोजना के तहत ऐसी कई सुरंगें बनी। इसके अलावा उत्तराखंड में केंद्र सरकार की एक और बड़ी परियोजना चल रही है जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना है। इस रेल परियोजना के तहत राज्य में कई जगह सुरंगें बनाई जा रही हैं जहां से होकर रेल गुजरेगी। ये बड़ी बड़ी सुरंगें हैं और पिछले कुछ समय में उन सुरंगों में कुछ हादसे हुए हैं जो मीडिया में ज़्यादा सामने नहीं आए हैं। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ऐसे हादसों से चिंतित है। इसी साल अक्टूबर में रुद्रप्रयाग जिले में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के तहत बन रही एक सुरंग के अंदर आग लगने का हादसा हुआ था। इसमें करीब 40 कर्मचारी बाल बाल बच गए थे। इसी साल 13 अगस्त को इसी रेल परियोजना के तहत निर्माणाधीन एडिट 2 सुरंग के लगभग 300 मीटर अंदर कंधे तक गहरे पानी में फंसे 114 मजदूरों और इंजीनियरों को समय रहते बचाया गया था। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का ही हिस्सा है। भारी उपकरणों का इस्तेमाल कर पानी को बाहर निकाला गया और इस काम में पुलिस दल की भी मदद ली गई थी। और फिलहाल खबरों की खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। खबरें हम उत्तर प्रदेश की दिखाएंगे जहां पर कौशाम्बी में एक सिरफिरे आशिक ने, एक सिरफिरे अपराधी ने किस तरीके से एक लड़की का कत्ल किया। वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक 20 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि 2 सगे भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी से लड़की को सरेराह काट डाला। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। जिस लड़की की हत्या की गई उस लड़की ने कुछ साल पहले एक आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और उसके बाद उस व्यक्ति को सजा हुई। जेल से वो छूटा और छूटते ही उसने इस कांड को अंजाम दे दिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला पूरे किस्से को इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 19 साल की रेप पीड़िता अपने ही गांव के नजदीक चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही। लोग तमाशबीन बने देखते रहे और रेप का आरोपी पवन निषाद और उसका भाई अशोक निषाद पीड़िता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला करते रहे। मामला कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र का है। हत्या के आरोपी दोनों सगे भाई हैं। आरोपी की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है। वो हत्या के मामले में 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। दूसरा आरोपी पवन है जिस पर मृतक लड़की ने कुछ साल पहले रेप का आरोप लगाया था। परिवार का आरोप है कि हत्यारे पीड़िता पर रेप आरोप कोर्ट में वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे। उसे घेर के पूरे घर वाले लाठी डंडा लिए खड़े थे और उनकी औरत पकड़ी थी, वो काट डाला है कुल्हाड़ी से। मेरे आँख के सामने 3 बार मारा है लौट कर। मारता था एक बार, फिर मुझे यहाँ तक चहेट के आए, फिर दोबारा गए मारा है, फिर मैं यहाँ खड़ी थी, फिर यहाँ तक भाग कर आए, फिर मारा है। तुम्हारी बहन चीखी नहीं? चिल्लाई थी लेकिन तभी तो मैं भाग के गई हूँ। कोई बचाने नहीं आया गाँव का? कोई नहीं आया है। गांव के जो लोग थे देख रहे थे, वो भी अंदर सब घुस गए हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों ही आरोपी फरार हैं। थाना महेवा घाट के डेरहा गांव में आज एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो हमेशा वारदात के बाद ही पहुंचती है, पर पवन और अशोक के अलावा पीड़िता की हत्या के जिम्मेदार वो गांव वाले भी हैं जो चीखें सुनकर भी पीड़िता की मदद के लिए सामने नहीं आए। कौशाम्बी से बाकर हुसैन के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में आज इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।
वेलकम बैक। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में एक 20 साल की लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई। आरोप है कि 2 सगे भाइयों ने मिलकर कुल्हाड़ी से लड़की को सरेराह काट डाला। दोनों आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं। जिस लड़की की हत्या की गई उस लड़की ने कुछ साल पहले एक आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था और उसके बाद उस व्यक्ति को सजा हुई। जेल से वो छूटा और छूटते ही उसने इस कांड को अंजाम दे दिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला पूरे किस्से को इस रिपोर्ट में बता रहे हैं। 19 साल की रेप पीड़िता अपने ही गांव के नजदीक चीखती रही, मदद की गुहार लगाती रही। लोग तमाशबीन बने देखते रहे और रेप का आरोपी पवन निषाद और उसका भाई अशोक निषाद पीड़िता पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला करते रहे। मामला कौशाम्बी जिले के महेवा घाट थाना क्षेत्र का है। हत्या के आरोपी दोनों सगे भाई हैं। आरोपी की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है। वो हत्या के मामले में 2 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। दूसरा आरोपी पवन है, जिस पर मृतक लड़की ने कुछ साल पहले रेप का आरोप लगाया था। परिवार का आरोप है कि हत्यारे पीड़िता पर रेप आरोप कोर्ट में वापस लेने और समझौता करने का दबाव बना रहे थे। उसे घेर के पूरे घर वाले लाठी डंडा लिए खड़े थे और उनकी औरत पकड़ी थी, वो काट डाला है कुल्हाड़ी से। मेरे आँख के सामने 3 बार मारा है लौट कर। मारता था एक बार, फिर मुझे यहाँ तक चहेट के आए, फिर दोबारा गए मारा है, फिर मैं यहाँ खड़ी थी, फिर यहाँ तक भाग कर आए, फिर मारा है। तुम्हारी बहन चीखी नहीं? चिल्लाई थी, लेकिन तभी तो मैं भाग के गई हूँ। कोई बचाने नहीं आया गांव का? कोई नहीं आया है। गांव के जो लोग थे देख रहे तो वो भी अंदर सब घुस गए हैं। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दोनों ही आरोपी फरार हैं। थाना महेवा घाट के डेरहा गांव में आज एक ही बिरादरी के 2 पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तो हमेशा वारदात के बाद ही पहुंचती है, पर पवन और अशोक के अलावा पीड़िता की हत्या के जिम्मेदार वो गांव वाले भी हैं, जो चीखें सुनकर भी पीड़िता की मदद के लिए सामने नहीं आए। कौशाम्बी से बाकर हुसैन के साथ सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। खबरों की खबर में आज इतना ही। मुझको दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।